नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर चर्चा करने जा रहे हैं। और आपकी आगामी यूटेट की परीक्षा, चाहे वो प्रथम हो द्वितीय हो, वहां पर कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये चर्चा बहुत ब्रीफ रहेगी। जो मुख्य बिंदु हैं उन पर हम ध्यान देते हुए कुछ प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीन पियाजे को जानने से पहले या जीन पियाजे के सिद्धांत के विषय में पढ़ने से पहले आप लोगों को जो सिलेबस है सीडीपी का, वो अच्छे से देख लेना चाहिए। और लास्ट सेशन में हमने सीडीपी के जो सिलेबस है उसका डिटेल डिस्कशन आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल में रखा हुआ है, तो आप उसको जा करके देखिए और आपकी जो तैयारी है उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करिएगा। ये कुछ बातें हैं जिससे कि आप जीन पियाजे के बारे में कुछ जानकारी ले सकते हैं कि जीन पियाजे कौन थे और वो किस तरह से कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की तरफ आए। ठीक है। जीन पियाजे मुख्यतः एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। और मनोविज्ञान में आने से पहले जो इनका अपना जो एरिया था वो था आपका बायोलॉजिस्ट का। तो एक जीव विज्ञानी ये थे। और अ, कहीं ना कहीं जो इनका इंटरेस्ट है अपने अध्ययन अपने रिसर्च के दौरान मनोविज्ञान की तरफ चला। और फिर इन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि कोई भी व्यक्ति वो किस प्रकार से सोचता है, किसी एक विषय वस्तु को या किसी एक वस्तु को किस प्रकार से वो विचार में लेकर के आता है। यानी कि ये कहें कि अगर आपके सामने कोई भी घटना हो रही है या कोई भी वस्तु पड़ी है तो उस वस्तु के विषय में आपके मन में क्या विचार आते हैं, है ना। ठीक है। अगर आपके शहर में कोई मेला लगा हुआ है और आपको जानकारी है मेले की, तो आपके विचार उस मेले के संबंध में भिन्न हो सकते हैं। और एक छोटा बच्चा जो है उसको जब ये जानकारी मिलती है कि मेरे शहर में मेला लगा है, तो उसके विचार उस मेले के विषय में भिन्न होते हैं। इसी प्रकार से आपके विचार और आपके बच्चों के विचार में काफी कुछ अंतर देखने को मिलता है। यही बात जानने के लिए जीन पियाजे ने अपने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। और इनका जो ये सिद्धांत है पूरी तरह से बायोलॉजिकल मेच्योरिटी यानी कि जैविक परिपक्वता पर आधारित है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि जीन पियाजे का ये सिद्धांत जैविक परिपक्वता अर्थात बायोलॉजिकल मेच्योरिटी पर आधारित है। ये प्रश्न पूछा तो नहीं गया है अभी तक यूटेट में, किंतु पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत के माध्यम से जीन पियाजे ने पहले तो कुछ संप्रत्यय कुछ संकल्पनाएं समझाई हैं, जिनमें से कि मुख्यतः है आपकी स्कीमा। स्कीमा के विषय में आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे स्कीमा किसे कहते हैं, क्या है। ठीक है ना। और स्कीमा के साथ साथ फिर जो इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती भी है, देखो पहले तो स्कीमा है, फिर है आपका एसिमिलेशन, फिर है अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम, और इसी के साथ एक टर्म यूज करते हैं एडप्टेशन। ठीक है। तो मुख्यतः इन चार कंसेप्ट्स पर हम चर्चा करेंगे, बहुत ब्रीफ में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि जीन पियाजे ने जो 4 चरण यानी 4 अवस्थाएं बताई हैं उनके नाम क्या है और उनकी विशेषताएं क्या है। जैसे पहली जो अवस्था है उसको हम संवेदीगामक अवस्था कहते हैं, दूसरी अवस्था को हम पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व संचलन अवस्था कहते हैं, तीसरी अवस्था को हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर ठोस संचलन, यहाँ पर ट्रांसलेशन जो है वो थोड़ा सा मिस्टेकन है। ठीक है। और फिर जो अंतिम है उसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अंग्रेजी में इनके नाम आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल सही सही दिखाई देंगे। ऐसा आप पढ़ते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जो भी हमारे साथी अंग्रेजी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी कंटेंट अंग्रेजी में है, और जो हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कंटेंट हिंदी में है। तो इसीलिए बाइलिंगुअल इसको रखा गया है। आप लोग चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। और अगर कहीं पर कोई आपको समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने जो डाउट्स हैं वो रख सकते हैं, जिसको फिर नेक्स्ट सेशन में चर्चा में लाया जाएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट है स्कीमा, यहाँ पर तो हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, लिख लेते हैं इसको। ठीक है ना। ठीक है। जो स्कीमा है, स्कीमा क्या होता है, प्रश्न पूछा गया है कई बार। स्कीमा को हम जनरली डिफाइन करते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से। तो स्कीमा आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है।
A schema is a mental framework we use to organize and understand information। तो जब भी आप बाहरी वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, मतलब कि आप जब कहीं बाहर जाते हैं किसी भी ऐसे स्थान पर जहां कभी आप आज तक नहीं गए, और वहां जाने के बाद आप बहुत सारी नई वस्तुओं को देखते हैं, तो किसी भी नई वस्तु को या बहुत सारी नई घटनाएं होते हुए देखते हैं, तो कोई भी नई घटना होती है, कोई भी नई वस्तु होती है, वो आपके जो मस्तिष्क में बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वहां पर समाहित हो जाती हैं, यानी कि वहां पर आपके स्टेबल हो जाती हैं। तो वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन्हीं को हम बोल देते हैं स्कीमा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि ये अगर आपका ब्रेन है, तो इस ब्रेन में आपके कई सारे ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ 5-7 ब्लॉक बना करके एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको, ठीक है? तो देखिएगा आप थोड़ा सा। तो जैसे माना कि यहाँ पर 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है? एक ब्लॉक हमने मान लिया कि म्यूजिक का है, संगीत का है। तो अब कोई भी नई धुन आप सुनते हैं, कोई भी नया संगीत आप सुनते हैं, तो वो संगीत आपका इसी ब्लॉक में आकर के स्टेब्लिश होगा, या फिर इसी ब्लॉक में आकर के आपका फिट हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही अगर ये ब्लॉक आपका स्पोर्ट्स का है, तो कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट आप देखते हैं या फिर कोई भी नई जानकारी आपको किसी स्पोर्ट्स के बारे में मिलती है, तो वो जो जानकारी है वो आपकी इस ब्लॉक में आकर के फिट हो जाएगी, जो कि स्पोर्ट्स का ब्लॉक है। इसी प्रकार से कोई एक ब्लॉक आपका ये है लैंग्वेज का। तो हम जानते ही हैं कि भाषा में हम कई सारी नई शब्दावलियों को सुनते हैं। आने वाले भविष्य में बहुत सारे नए नए शब्द हमारे संज्ञान में आते हैं। किसी भी विषय को हम पढ़ रहे हो तो उसमें शब्दावली का प्रयोग होता ही है। तो कोई भी नए शब्द आप सुनते हैं या भाषा का कोई नया रूप आप जानते हैं, तो वो जो जानकारी है, वो जो सूचना है, वो आपकी ये भाषा के जो ब्लॉक है या फिर लैंग्वेज का जो ब्लॉक है उसमें फिट हो जाएगी, है ना? इसी प्रकार से अगर आप कोई गणितीय क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, मैथमेटिकल या फिर कोई भी एनालिटिकल आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं जहाँ पर लॉजिक है, मैथ्स है, तो वो आपकी इसी मैथमेटिकल ब्लॉक के अंदर फिट हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे ब्रेन में बहुत सारे ब्लॉक, हमारी जो मेमोरी होती है उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और उन्हीं को जीन पियाजे ने स्कीमा का नाम दिया है, ताकि थोड़ा समझने के लिए और आसान हो जाए। इस बात को या फिर इस कंसेप्ट को और बेहतर समझने के लिए आप एक ड्रिल कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी आंखें बंद करें। अभी सभी ने अगर आंखें बंद कर ली हो, तो अभी आप अपने पसंद के किसी भी ऐसे स्थान के बारे में सोचिए जहां पर जाकर के आपको बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। कोई भी स्थान हो सकता है आपका वो, उस बारे में सोचिए, ठीक है? अब उस स्थान का आप नाम लिख लीजिए और पुनः अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है? अब आप अपने पसंद के किसी फूड के बारे में सोचिए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कि आपको कभी मन करता है कि आउटिंग करूं या फ्रेंड्स के साथ जाऊं तो मुझे वही खाने को मिल जाए, ठीक है? ऐसा कोई फूड, कोई भी फूड हो सकता है वो आपका। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल में हैं तो फिर आपका वो हेल्दी फूड हो सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती आपके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल, तो आप कोई भी जंक फूड आपका हो सकता है, ठीक है? तो उस फूड का नाम अभी आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो अब एक प्रश्न आपसे ये है कि जब आपने पहले किसी प्लेस के बारे में सोचा, तो क्या उस दौरान आपके मेमोरी में सिर्फ प्लेस के नाम ही या प्लेस की इमेजेस ही तो आ रही होंगी? क्या उस दौरान आपने देखा कि आप जब प्लेस के बारे में सोच रहे थे तो आपकी मेमोरी में कोई कार या फिर कोई आपके पसंद की एक्ट्रेस या फिर कोई एक्टर, है ना, या फिर कोई फूड आपकी मेमोरी में आया हो? बिल्कुल नहीं आया होगा, क्योंकि जब आपके न्यूरॉन्स ने ये सिग्नल दिया कि आपको कोई प्लेस के बारे में सोचना है, तो आपके ब्रेन के अंदर या आपकी मेमोरी के अंदर का वो ब्लॉक ओपन हुआ जिसमें कि बहुत सारे प्लेस की इमेजेस या फिर नेम थे। सेकेंडली, जब आपने फूड के बारे में सोचा तो आपके न्यूरॉन ने जब सिग्नल दिया, तो आपकी मेमोरी से सिर्फ वही ब्लॉक ओपन हुआ जिसमें बहुत सारे फूड के नेम या इमेजेस थी। तो इस प्रकार से हमारे ये ब्लॉक्स काम करते हैं, ऐसा जीन पियाजे का मानना है, जो कि हमारे डेली टू डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से हम उसको या समझ भी सकते हैं, ठीक है? तो ये एक ड्रिल थी समझने के लिए, बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो फिलहाल प्रश्न जो भी स्कीमा से पूछा जाता है, सिर्फ एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि स्कीमा का संबंध किससे है। तो ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो वहां पर आपको याद रखना है स्कीमाज आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, या स्कीमा इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है? तो क्या होता है स्कीमा? स्कीमा अ मेंटल फ्रेमवर्क टू ऑर्गेनाइज नॉलेज। किसी भी ज्ञान को संगठित करने के लिए एक फ्रेमवर्क होता है। जैसे आपके घर में अलमीरा होती है ना, अब
अलमीरा में आप कोई भी सामान कहीं पर भी नहीं रख देते। आपका किचन होता है, किचन में बहुत सारे आपके पास बॉक्सेस होते हैं। तो जो बॉक्स आपके पास शुगर का होता है उसमें शुगर होती है, जो बॉक्स आपके पास मसाले का होगा मसाला होगा, जो बॉक्स आपका सॉल्ट का होगा सॉल्ट रखे रहेंगे, या फिर कोई बॉक्स आपका किसी और सामान को रखने का। तो हर बॉक्स आपका डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड होता है। तो इसी प्रकार से हर स्कीमा जो है वेल डिफाइंड होता है। उसमें कई सारे फ्रेमवर्क आपके बने होते हैं जो कि आपकी नॉलेज को ऑर्गेनाइज मैनर में रखते हैं। स्कीमा इज अ स्कीमा इज लाइक अ मेंटल फोल्डर। ठीक है, तो जैसे आप फोल्डर यूज करते हैं ना अपने मोबाइल फोन में, या फिर आपके जो डिजिटल एपरेटस होते हैं उनमें सब में। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है, आपका स्कीमा को हम मेंटल फोल्डर के रूप में देख सकते हैं, जो कि एक फोल्डर में एक ही जैसे आइडियाज को रखता है, जैसे कि अभी हमने ड्रिल में देखा भी। ठीक है, तो स्कीमा ज्ञान को व्यवस्थित करने का मानसिक ढांचा है। स्कीमा एक मानसिक फाइल जैसा है जिसमें कि हम समान विचारों को रखते हैं। आई होप स्कीमा के बारे में आपकी जो जानकारी है वो वैसे तो पहले से ही रही होगी, और अगर किसी का कोई डाउट था तो क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर हम फिर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ये कुछ कंसेप्ट हैं, आप देख सकते हैं, जो जिनके बारे में बात आपसे कर रहा था कि स्कीमा क्या है। स्कीमा को यहाँ पर योजना लिखा हुआ है, योजना सही नाम नहीं है इसका। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, स्कीमा ही लिखना है इसको हिंदी में भी आप। राइट, तो ये हिंदी में भी इसको आप स्कीमा ही लिखना है। ठीक है, तो स्कीमा क्या है ये मैं चर्चा कर चुका हूँ इस पर। अब आते हैं हम एसिमुलेशन पर। एसिमुलेशन क्या है? देखो, क्योंकि ये बहुत ब्रीफ डिस्कशन है जीन पियाजे का, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वरना और भी कुछ इससे पहले हमको जानने की जरूरत थी। ठीक है, तो जीन पियाजे ने दो चीजें यहाँ पर डिफाइन करी थी। एक था आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा। तो ढांचे में उन्होंने रखा था क्या, सिर्फ स्कीमा को। ठीक है, और दूसरा था उनका फंक्शनिंग, यानी प्रक्रिया या प्रकारी, जो भी कह लीजिए इसको। ठीक है, प्रक्रिया में दो चीज रखी थी उन्होंने, एक एसिमिलेशन और एक अकोमोडेशन। ठीक है ना, तो एक होता है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी वो दे रहे हैं। तो उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में दो चीजें बोली थी। पहला था आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जिसमें कि स्कीमा आता है। और सेकंड आपका होता है कॉग्निटिव फंक्शनिंग। ठीक है, कॉग्निटिव स्टेट मतलब कि संज्ञानात्मक ढांचा, और संज्ञानात्मक कॉग्निटिव फंक्शनिंग मतलब संज्ञानात्मक प्रक्रिया। ठीक है, तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अंदर उन्होंने बताया था कि दो ही प्रक्रियाएं होती हैं, और दोनों प्रक्रियाओं का संबंध होता है इसके पास है। ठीक है, क्या होती है देखो, पहली प्रक्रिया जो एसिमुलेशन है, वो क्या करती है, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। नई जानकारी को पुराने अनुभवों में समाहित कर देती है। मतलब कि जैसे अगर आपने कोई भी जानकारी आपने ली है, जैसे मैंने बताया था आपको कि स्कीमा क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। तो अगर आप म्यूजिक के स्कीमा की बात करते हैं, आपने कोई नया संगीत सुना, नया म्यूजिक सुना, तो आपका म्यूजिक वाले स्कीमा में स्टोर हो जाएगा, आपका जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें समाहित हो जाएगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल से अगर हम बात करते हैं, आप पेन और मार्कर दोनों से आप अवेयर होंगे। पेंसिल, पेन, मार्कर, तीन चीजें हैं। तो पेंसिल का काम भी लिखने का है, पेन का काम भी लिखने का है, और मार्कर का काम भी लिखने का है। तो इस प्रकार से जब बच्चे ने सबसे पहले पेंसिल को ही यूज किया होता है, तो जैसे ही पेन उसको मिलता है और वो देखता है कि अच्छा पेंसिल लिखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो पेंसिल के संबंध में उसकी जानकारी होती है, उससे उसको एसिमुलेट कर लेता है। ठीक है, फिर वो मार्कर को देखता है और मार्कर का यूज करने लगता है, तो वो जानता है कि अच्छा मार्कर जैसे पेन से लिखते हैं वैसे मार्कर से भी लिखते हैं। तो उसको भी वो उसी स्कीमा में समाहित कर लेता है, यानी कि जो उसका एग्जिस्टिंग स्कीमा है राइटिंग ऑब्जेक्ट्स का, जिन ऑब्जेक्ट से हम लिखते हैं उन ऑब्जेक्ट्स का, तो उसमें उसको मिला लेता है। ठीक है, तो ये काम आपका एसिमुलेशन का है। एसिमुलेशन की प्रक्रिया में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती हैं, और जो भी न्यू इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी न्यू एक्सपोजर हमारा है, न्यू नॉलेज है, वो
पुरानी इंफॉर्मेशंस यानी कि पुराने स्कीमा से मिलती जुलती सी लगती है हमको, तो हम उसको इजीली समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे चाय और कॉफी, भाई चाय बनाने की प्रक्रिया और कॉफी बनाने की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ना। तो आप बचपन से चाय बनाते हुए आए हैं और अचानक आपको कॉफी बनानी पड़ी, जो हम अपने होममेड कॉफीज होती हैं विदाउट यूजिंग मशीन्स। ठीक है। तो वहां पर आप इजीली उसको एसिमुलेट कर लेंगे। ठीक है। आपने आपसे कोई कहता है कि भाई कॉफी बनानी है, तो आप कहोगे कॉफी ये क्या होती है, कैसे बनाते हैं, तो आप बोलोगे कि भाई चाय की तरह ही होती है, जैसे चाय बनती है वैसे कॉफी बनती है, तो आप इजीली उसको समझ जाओगे। अब आपको कोई हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने एसिमुलेट कर लिया। अकोमोडेशन क्या होता है? बचपन में या बाल्यावस्था में किसी कारण से कोई इंफॉर्मेशन आपकी थोड़ा सा मिस्टेकन हो गई है, गलती से आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत एक्वायर कर ली है, तो अब उसमें कुछ चेंज करना है। बहुत बढ़िया हमारे पास इसका एग्जाम्पल रहता है। जैसे कोई अगर बचपन में पूछे बच्चों से कि बताओ बच्चों की हमारी जो पृथ्वी है वो किस आकार की होती है, तो बच्चे बोलते हैं गोल। ठीक है, अधिकतर भी बोलते हैं ना। ठीक है। पृथ्वी गोलाकार की होती है, लेकिन बाद में जब बच्चे बड़े होते हैं और जब भूगोल को और गहराई से समझते हैं तो जानते हैं जो गोल नहीं होती है, वो तो ऊपर से भी चपटी होती है, नीचे से चपटी होती है, इस प्रकार से उसका आकार हो जाता है ना। और इस आकार का नाम जो होता है वो होता है भूभाग, इसको हम भूभाग बोलते हैं। ठीक है। तो इसका एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है जिसको हम जियो स्ट्रक्चर के नाम से भी जानने लगते हैं। ठीक। तो इस प्रकार से पृथ्वी का गोल आकार जो हमने इमेज बनाई थी मन में, अब वो इमेज चेंज हो गई है। अब हम समझ रहे हैं कि वो एक्चुअल में गोल ना होकर के ऊपर नीचे चपटी होती है, जैसे संतरे का आकार होता है वैसे ही वो होती है। ठीक है ना, तो उसको हम भूभाग कहते हैं। तो अकोमोडेशन में क्या हो रहा है कि जो पुराना जो हमारा स्कीमा है उसको हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। और जो एक तो जो पुराना गलत स्कीमा, जो गलत इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने क्या किया, करेक्ट कर दिया। ठीक है। दूसरा क्या है, कोई न्यू नॉलेज है, उसको न्यू नॉलेज को उसी रूप में हम एक्वायर कर रहे हैं, हमारे पास उससे संबंधित कोई पुरानी जानकारी नहीं थी। ठीक है। अगर हम ये कहें बच्चों से, जिन बच्चों ने जो पहाड़ों में रहते हैं उन्होंने कभी अपने जीवन में पानी का जहाज देखा ही नहीं है, तो जब वो पानी के जहाज में जाएंगे उसको देखेंगे तो उससे संबंधित उनके पास कोई पुराना स्कीमा नहीं रहेगा। वो नाव वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हो उसमें, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल नए सिरे से उसको समझेंगे। ठीक है। आप कोई ऐसा गेम खेलने जा रहे हैं जिससे संबंधित कोई जानकारी आपके पास पहले से है ही नहीं, तो अब उस गेम को आप एज इट इज जिस फॉर्म में वो था उसी फॉर्म में आप समझने की कोशिश करेंगे। राइट। तो अकोमोडेशन में क्या होता है, एक तो जो पुराना स्कीमा जो किसी कारण से गलत इन्फॉर्मेशन के साथ हमारा डेवलप हुआ था उसमें हम चेंजेस करते हैं, उसको हम करेक्ट करते हैं। दूसरा होता है कि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन जिससे संबंधित कोई हमारे पास स्कीमा डेवलप ही नहीं हुआ था, उसको हम नए सिरे से एक नए ब्लॉक में एडजस्ट करते हैं, यानी कि उसको नए ब्लॉक में फिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हमारा जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको हम। ये ब्लॉक आपके पास है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, चार पांच ब्लॉक बना देता हूँ सिर्फ। ठीक है। ये ब्लॉक बनाया आपने म्यूजिक का। ठीक है। ये ब्लॉक बनाया आपने स्पोर्ट्स का। ये ब्लॉक बनाया आपने पेंटिंग का। ये ब्लॉक बनाया आप लैंग्वेज का। ठीक है। अभी क्या हुआ, ये ब्लॉक बनाया आपने किसी और चीज का बना दिया, जैसे कि लेट्स से कि आपने बनाया इसको फूड का। ठीक है। अब कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है जो कभी थी ही नहीं, जैसे योगा, है ना। अब योगा कभी आपने सुना ही नहीं, कभी किया ही नहीं, तो अब ये योगा से संबंधित जो आपका स्कीमा है इसको अलग से आप बना लेंगे। ठीक है। ये अब नया स्कीमा आपका उस एज में बनेगा जब आप वो नई चीज को नए सिरे से पहली बार देख रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है। तो ये होता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में दो चीज हो रही है, क्या है, पहले तो पुरानी जो इन्फॉर्मेशन है, ओल्ड इन्फॉर्मेशन या ओल्ड स्कीमा, उसको करेक्ट किया जा रहा है। ठीक है। और दूसरा आपका न्यू स्कीमा डेवलप हो रहा है, तो न्यू स्कीमा डेवलप होगा तो भी आपका अकोमोडेशन है, और ओल्ड स्कीमा में करेक्शन होगा तो भी वो आपका अकोमोडेशन है। ठीक है। फिर है एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम कुछ नहीं है, जब हम एसिमिलेशन और अकोमोडेशन की प्रोसेस की बैलेंसिंग करते हैं कोई इंफॉर्मेशन को समझने के लिए, तो वहां पर क्या है आपका एक्विलिब्रियम हो जाता है। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने का कोई मतलब नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पर।
ठीक है। अब आते हैं हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पर। देखो, डेवलपमेंट की बेसिकली चार स्टेजेस जीन पियाजे ने बताई है। ठीक है। सबसे पहली अवस्था जो है वो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। दूसरी जो अवस्था है वो है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक, ये होती है आपकी संवेदीकामक, या फिर इसको हम पेशीकामक भी कहते हैं। पेशीकामक। ठीक है। अच्छा, इसके बाद होती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशन यानी कि मूर्त, ठीक है, संक्रियात्मक। और ये होती है 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है। अंतिम होती है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम औपचारिक अवस्था भी कहते हैं। औपचारिक ये होती है 11 वर्ष से ऊपर तक की। ये तो अवस्थाएं आपको बाय हार्ट होंगी, आपने बिल्कुल रेडी रखी होंगी, आप तैयारी में हैं तो। ठीक है। इनकी जो विशेषता है, आगे बढ़ेंगे हम। प्री ऑपरेशन स्टेज को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आपका 2 से 7 की है ना, तो पहला होता है 2 से 4 का। इसे बोलते हैं हम क्या? पूर्व संप्रत्यात्मक, या फिर प्री कंसेप्चुअल। ठीक है। स्टेज सेकंड आपकी होती है 4 से 7 वर्ष की। इसे कहते हैं हम अंतःदर्शी, या फिर इंट्यूटिव। ठीक है, ये जरूर नोट कर लीजिएगा आप। बुक्स में तो लिखा ही रहता है, अभी ये पिक्चर में नहीं है तो मैंने आपके सामने लिख दिया इसको। तो प्री ऑपरेशनल को हम फर्दर टू सब स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। कोई आपसे पूछेगा जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं होती है, तो 4 ही अवस्थाएं होती है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंट्री ऑपरेशनल और फॉर्मल। उसके बाद जो दूसरी अवस्था होती है जिसको हम प्री ऑपरेशनल कह रहे हैं, उसको हम दो सब स्टेज में डिवाइड कर देते हैं दोबारा से। ठीक है। जिनमें से पहली सब स्टेज होती है प्री कंसेप्चुअल, और दूसरी होती है इंट्यूटिव, अंतःदर्शी। ये दो अवस्थाएं आप लिख लीजिएगा। ठीक है। अब चलते हैं इनकी विशेषताओं पर बात करते हैं। मैं एक बार दोबारा से बोलना चाहूंगा आपसे कि अ, भले ही कुछ कंसेप्ट को मैंने थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि एक आदत होती है, अ, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो ये सिर्फ एक ब्रीफिंग के लिए मैं इस सेशन को लेकर के आया था। मैं चाहता था कि ये सिर्फ 20 से 30 मिनट का हो, लेकिन क्योंकि वो एक हैबिट में है कि हर चीज़ को जब ब्रीफ भी कर रहे हैं तो डिटेल में समझाने की आदत पड़ जा रही है, तो ये थोड़ा लंबा हो गया है। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है। आगे के जो कंसेप्ट होंगे वाइगोस्की, कोहलबर्ग वगैरह, वहाँ पर इतना डिटेल डिस्कशन नहीं होगा, उसको मैं पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूंगा। और कहीं पर किसी भी साथी को लगेगा कि अगर डिटेल डिस्कस करना है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में पहले के बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जहाँ पर काफ़ी डिटेल डिस्कशन है। इवन ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं जीन प्याजे, इसके 5 5 6 6 पार्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, डिटेल डिस्कशन की। तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली अवस्था संवेगी गामक अवस्था, इसको हम बोलते हैं। इसका जो टेन्योर होता है वो होता है जन्म से 2 वर्ष तक का। इसकी जो दो विशेषताएं होती पूछी आती हैं, बहुत ज्यादा पूछी आती है, वो है आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वस्तु स्थायी। ठीक है। और इस अवस्था में जो बच्चा है, क्योंकि सेंस लिखा है ना, सेंसरी मोटर, सेंस के मोशन के माध्यम से ही वो सीखता है। हर एक जो आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, जो कर्मेंद्रिय हमारी होती हैं, ज्ञानेंद्रिय होती है, उनके माध्यम से वो सीखता है। हर एक चीज को वो स्पर्श करने की कोशिश करेगा, देखेगा। देखो, बड़े होने के बाद हम कई वस्तुओं को सिर्फ उनकी साउंड सुन करके सीखते हैं, या फिर देख करके। लेकिन जो बच्चा होता है, वो कोई भी वस्तु उसके पास आए, खाने की वस्तु आएगी तो उसको सिर्फ वो टेस्ट नहीं करेगा, उसको देखेगा भी, उसको अपने हाथ से स्पर्श भी लेगा, कहीं ना कहीं उसकी आवाज भी सुनने की वो कोशिश करेगा। जब उसके आपके सेंस ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होते हैं, उसकी सुगंध भी मिलेगा, फिर उसको खाएगा भी। ठीक है। इसी प्रकार से कोई खिलौना होगा तो खिलौने को भी वो
हाथ देखेगा पहले आंखों से, फिर हाथों से स्पर्श करेगा, फिर उसकी भी आवाज सुनेगा, और फिर उसको भी वो मुंह में डाल करके खाने की कोशिश करेगा, यानी कि उसका स्वाद भी लेना चाहेगा। तो इस प्रकार से बच्चा जो है वो अपने सेंस और अपने एक्शंस जो होते हैं उससे सीखता है। प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि बड़े लोग भी जो है वो भी अपने सेंस और एक्शन के माध्यम से ही सीखते हैं, बट अंतर ये है कि छोटे बच्चे मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, ठीक है। और जितना वो एज बढ़ते रहती है, जितना एक्सपोजर बढ़ता है, तो वो समझने लगते हैं कि किन वस्तुओं को हम किन सेंसेस के अधिक यूज से सीख सकते हैं, इस टाइप की चीजें हैं। तो बहरहाल जो प्रश्न बहुत बार पूछा आता है वो आपका है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कब होती है? तो सेंसरी मोटर स्टेज में होती है। सेंसरी मोटर स्टेज में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की या वस्तु स्थायित्व की कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है, ठीक है। किस अवस्था में बच्चे सेंस और एक्शंस के माध्यम से, इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से ही सीखते हैं? तो वो है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे कैसे सीखते हैं? तो सेंसेस और एक्शंस के मूवमेंट से, या फिर कहेगी इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से ही सीखते हैं सर, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए इसको आप याद करिएगा। अब आते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या होती हैं? देखो, ईगो सेंट्रिज्म होता है पहला तो, ठीक है। बच्चे बहुत ज्यादा स्वकेंद्रित होते हैं, वो सोचते हैं कि हर एक चीज हमारे लिए है, जो कुछ भी ये संसार में है वो सब मेरे लिए है। अगर कोई व्यक्ति घर में कोई खिलौना लेके आया है तो बच्चा कहेगा ये मेरा ही है, ये मेरे लिए आया है। कोई व्यक्ति मिठाई लेके आया है तो ये मेरी है, मेरे लिए आई है। चॉकलेट आया तो मेरे लिए लाया है। कोई भी चीज अगर होगी तो बच्चा उसको अपने से जोड़ के चलता है ना। तो ये समझना है। मेरे जो रिलेटिव्स हैं, पापा है, मम्मी हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं, दादा दादी हैं, ये सब इसलिए है क्योंकि मुझे इनकी आवश्यकता है। ये इस प्रकार का उसका थॉट प्रोसेस रहता है, ठीक है। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग के साथ साथ एक और चीज होती है, एनिमिज्म। कल एक सेशन लिया था जहां पर कुछ क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस। वहां पर मैंने एनिमिज्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था, तो यहाँ पर मैं करूंगा नहीं। एनिमिज्म को बोलते हैं जीववाद। तो जो साथी जिन्होंने वो सेशन नहीं देखा उसको देख लीजिए, वहां पर जीववाद को मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। भले ही वो सेशन सिर्फ क्वेश्चंस पर बेस्ड है, बट वहां पर हर क्वेश्चन में जहां पर जो कंसेप्ट आया मैंने डिस्कस किया ही है। जीववाद क्या होता है? जब बच्चा हर एक चीज को, हर एक वस्तु को, चाहे वो जीवित है चाहे वो निर्जीव है, वो सोचता है कि इन सब में जीवन है। ये सब जैसे हम मनुष्य खाता है वैसे ये भी खाते होंगे, है ना। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो गुड़िया को खाना खिला रही होती है बच्ची, नहला रही होती है, कपड़े पहना रही होती है, होता नहीं है ऐसा? तो फिर तो ये सारी चीजें जो है एनिमिज्म के अंदर है। तो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपकी प्री ऑपरेशन स्टेज की ईगो सेंट्रिक थिंकिंग और एनिमिज्म होती हैं, है ना। इसके बाद आपका आता है सिंबॉलिक प्ले, प्रतीकात्मक खेल। ये कहीं ना कहीं एनिमिज्म का ही एक हिस्सा है। लैक ऑफ कंजर्वेशन, बच्चा यहाँ पर कंजर्वेशन की जो उसकी थिंकिंग होती है उससे कहीं ना कहीं लैग कर जाता है। बच्चे में संरक्षण की समझ नहीं होती। अब ये कंजर्वेशन की थिंकिंग क्या है, ये भी कल के सेशन में जहाँ पर 5 क्वेश्चंस पूछे हैं क्रिटिकल थिंकिंग वाले, वहां पर डिटेल में डिस्कस मैंने किया हुआ है, तो आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं। अगर इससे पहले कहीं आपने नहीं पढ़ा है या फिर नहीं आपको कंसेप्ट समझ में आया है इसका, तब और आता है तो अच्छी बात है। तो लैक ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है मैं छोटा छोटा बताता हूँ आपको। जैसे कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में आपने 500 ml कोई भी वाटर रखा हुआ है, वाटर है, जूस है, कुछ भी है, ठीक है। और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये है आपका कम से कम 2 लीटर का है। ये पूरा का पूरा आपका 5 ml का ही है और पूरा भरा हुआ नहीं, 500 ml का है, पूरा भरा हुआ है। तो जब आप इससे ये 500 ml के कंटेनर से फुल वाटर जो है आप 2 लीटर के कंटेनर में डालते हैं, तो इस कंटेनर में क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं 1/4 रह जाता है। तो बच्चा ये सोचता है कि इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। बच्चा ये सोचता है कि इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। अगर बच्चा ये सोच रहा है तो इसका मतलब कि लैक ऑफ कंजर्वेशन है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस कंटेनर में, कंटेनर ए इसको कहते हैं, इस कंटेनर कंटेनर ए में भी 500 ml ही वाटर है और कंटेनर बी में भी 500 ml वाटर ही है, ठीक है। तो दोनों में बराबर है, ज्यादा कम किसी में नहीं है। ओके, क्लियर है।
हेलो। तो समझ गए होंगे आप लोग। अगर सेम वाटर आपने दूसरे बर्तन में डाला, दूसरे कंटेनर में डाला, और वहां पर बच्चे को ये बहुत 1/4 दिखाई दे रहा है, तो उसको कम बोलेगा क्योंकि इसमें काफी खाली जगह दिख रही है। यहाँ पर खाली जगह नहीं है तो बोलेगा कि ये ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसी थिंकिंग को हम बोलते हैं कि लैक ऑफ कंजर्वेशन, कि बच्चे में कंजर्वेशन की समझ, मतलब संरक्षण की समझ है ही नहीं। तो ये कहाँ पर होता है आपका? प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है? कंक्रीट यानी कि मूर्त, मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु आपको है मूर्त रूप से दिखाई दे। उदाहरण के लिए फोन आपके सामने है, आप कहेंगे ये फोन है। ठीक है। कोई कहेगा आपसे कि बॉटल आपके सामने है, आप कहेंगे यह है बॉटल। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि बताओ कि गॉड कहाँ है, भगवान कहाँ है, तो आप भगवान को कहाँ देखते हैं? मूर्ति में देखते हैं, तो आप मूर्ति बोलते हैं कि ये है भगवान। तो वो तो मूर्ति है, भगवान थोड़ी है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए उस शब्द को भी मूर्ति का वर्ड दिया है कि ताकि आप भगवान की मूर्त को देख सके, यानी कि भगवान को कंक्रीट फॉर्म में कहाँ देख सकते हैं? किसी चित्र के माध्यम से, किसी मूर्ति के माध्यम से, है ना। तो कंक्रीट मतलब होता है कि जब तक बच्चा अपने आंखों से नहीं देखेगा, ठीक है, महसूस नहीं करेगा, तब तक वो उस चीज को समझता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर तीसरी जो अवस्था है, जो कि 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे की होती है, इस अवस्था में टीएलएम का बहुत यूज करते हैं टीचर पढ़ाने के लिए। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। टीएलएम का यूज क्यों करते हैं? कि जब तक बच्चा देखेगा नहीं, समझेगा नहीं। अब आप बच्चे को ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, आप उसमें तालाब के बारे में बता रहे हैं, क्लास के अंदर आपने बना दिया एक तालाब बोर्ड में, या चित्र दिखा दिया कोई, आपने चार्ट दिखा दिया, नहीं समझ पाएगा बच्चा। ठीक है। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम बच्चे को तालाब के पास लेकर के जाए, ताकि वो तालाब को उसकी मूर्त अवस्था में, वास्तविक अवस्था में देखे और सीख सके। ठीक। तो लॉजिकल थिंकिंग फॉर कंक्रीट ऑब्जेक्ट, जो बच्चा जब तक कंक्रीट ऑब्जेक्ट देखता है, जब तभी उसमें कुछ उसके बारे में विचार उत्पन्न होते हैं, अदरवाइज विचार उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में हम देख रहे थे कि कंजर्वेशन की जो समझ थी बच्चे में नहीं थी, अब वो समझ विकसित हो गई है। अब बच्चा समझ जा रहा है कि एक कंटेनर छोटा है इसलिए उसमें भरा हुआ था पानी, और दूसरा कंटेनर बहुत बड़ा है इसलिए उसमें पानी कम दिखाई दे रहा है, बट दोनों ही कंटेनर्स में सेम लेवल है वाटर का। ठीक है, तो मतलब सेम वाटर है, वाटर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चा ये समझने लगता है। ठीक है। तो सीरिएशन क्लासिफिकेशन, सीरिएशन क्लासिफिकेशन मतलब कि श्रृंखलाबद्ध जो वर्गीकरण होता है। श्रृंखलाबद्ध मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बोलते हैं ना हम, इस तरीके से ये आपकी चीज होती है। ये सब क्या है आपका? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। ठीक। फिर चल, अच्छा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता क्या है? लॉजिकल थिंकिंग ओनली फॉर कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन, सीरिएशन एंड क्लासिफिकेशन। तो संरक्षण की समझ होना, श्रृंखलाओं की समझ होना, और वर्गीकरण की समझ होना, ये सब क्या है आपका? कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में आ जाती है। कोई अगर आपसे पूछे कि बच्चों में वर्गीकरण की यानी क्लासिफिकेशन की समझ कब विकसित होती है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चों में कंजर्वेशन की समझ कब विकसित होती है, तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बच्चों में सीरिएशन यानी कि श्रृंखला की समझ कब विकसित होती है, तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग कब डेवलप होती है, तो आप कहेंगे लॉजिकल थिंकिंग मूर्त वस्तुओं के लिए, तो फिर ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है। तो इस प्रकार से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब फॉर्मल में कुछ नहीं है, सब कुछ तो यहां तक हो गया कंक्रीट में। फॉर्मल में सिर्फ इतना है कि अभी तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे को कोई भी कंक्रीट ऑब्जेक्ट मिल रहा था, तभी तभी वो उसके बारे में कुछ विचार कर पा रहा था। फॉर्मल में अब उसको कंक्रीट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, अब उसको मूर्त वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जो वस्तुएं उसके सामने नहीं है उनके बारे में भी वो इमेजिनेशन करने लगता है, यानी कि इमेजिनेटिव पावर्स जो होती है उसकी डेवलप हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, अमूर्त मतलब, देखो, मूर्त मतलब क्या बताया था? जिसको देखा जा सके। अमूर्त मतलब जो देखा ना जा सके। समझ में आ रहा है? तो अमूर्त जो चीज नहीं देखी जा सकती है तो सही, बट नहीं देख सकते, है ना। जैसे आप
कह सकते हैं कि हवा है, हवा को आप देखते कहाँ है, ठीक है, लेकिन स्पर्श कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसका तो मूर्त रूप हो गया कि वो स्पर्श हम ले रहे हैं हवा का। लेकिन वैक्यूम में जो आपकी बात करें तो वहां पर आपका वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। हाइपोथेटिकल थिंकिंग, अनुमान लगाना किसी चीज का, ठीक है। आप जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपने ये हाइपोथेसिस तो सुना ही होगा। एजम्पशंस एंड हाइपोथेसिस करते हैं ना प्रैक्टिकल में। कोई भी कार्य कारण संबंध बोलते हैं, कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। माना कोई व्यक्ति आपके सामने आया है, उदास बैठा हुआ है, चेहरा लटका हुआ है, आप कहोगे यार ये क्यों उदास होगा, आखिर ऐसा क्या होगा कि उदास बैठा हुआ है, लटका हुआ चेहरा लेकर के बैठा हुआ है। तो आप सोचने लगेंगे कि अच्छा, हो सकता है कि इसको अगर जॉब करने वाले से इसको सैलरी नहीं मिली हो सकता है कि इसकी सैलरी में से कुछ पैसा काट दिया गया हो सकता है कि इसको बॉस ने डांटा हो सकता है कि इसकी घर में लड़ाई हुई हो, झगड़ा हुआ हो, या हो सकता है कि कोई बीमार हो, कोई दिक्कत हो इसको अंदरूनी, इस वजह से ऐसा है। तो इस प्रकार से आपने उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति उदास बैठा है या चेहरा मुंह लटका करके बैठा हुआ है, उसके उदास बैठे होने के पीछे आपने चार पांच कारण खुद ही सोच लिए। तो जो खुद ही सोचे हैं आपने, वो है आपकी हाइपोथेसिस। और उस विचार को जिस वजह से आपने सोचा वो है आपका हाइपोथेटिकल थिंकिंग। अब उनमें से हो सकता है कोई एक कारण हो सकता है उनमें से कोई भी कारण ना हो, ठीक है ना। तो ये है आपका। अब जैसे आजकल के हम सिनेरियो में बात करें, किसी आपके कोई साथी है, वो देखते हैं आपकी यार दिन भर घूमते रहता है, पढ़ता वढ़ता कुछ नहीं है, अचानक से रिजल्ट आया और उसका सिलेक्शन किसी बढ़िया गवर्नमेंट जॉब में हो गया। आपकी हाइपोथेटिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। पैसे दिए होंगे इसने, जुगाड़ लगाया होगा, है ना। या फिर इसकी बहुत तगड़ी अप्रोच होगी, क्यों, या फिर तुक्के लग गए होंगे इसके, इसने सब तुक्के लगा दिए होंगे, सब सही हो गए होंगे तो इसका हो गया सिलेक्शन। हो सकता है कि वो आपके सामने घूम रहा हो, आपके सामने ना पढ़ता हो, लेकिन रात रात भर बैठ करके पढ़ाई करता हो सकता है। तो इस प्रकार से क्या है, किसी भी क्रिया के लिए, किसी भी कार्य के होने के पीछे के कुछ कारण जो है हम अपने मन से बना लेते हैं, वो होते हैं हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया है आपसे, मतलब परीक्षा में दो तीन बार, हाँ, कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है वो किस अवस्था में विकसित होती है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में विकसित होती है। एब्स्ट्रैक्ट तो इसका नाम भी है, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये भी इसमें हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यानी कि समस्या समाधान कब होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। किसी भी समस्या के समाधान के लिए हाइपोथेटिकल थिंकिंग पहला प्रोसेस होता है, ठीक है। पहला प्रोसेस तो प्रॉब्लम को समझना होता है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस जो होता है, उस प्रॉब्लम के पीछे के कारण क्या है, प्रॉब्लम क्यों ये डेवलप हुई होगी, वो क्या कारण हो सकते हैं, उनको समझने के लिए हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे फीवर सा लग रहा है, तो डॉक्टर आपसे सिम्टम्स पूछता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, खाने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको वॉमिटिंग तो नहीं आ रही है, ठंडा तो नहीं लग रहा, कभी तो नहीं हो रही है, इस तरह से क्या करता है वो, कई सारी बातें करता है जो उसको लगता है कि हाँ हो सकती हैं, है ना। टेम्परेचर हाई होने के ये कारण हो सकते हैं, ऐसा वो आपसे पूछता है। उसके बाद फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू करता है। तो वो सब क्या है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यानी किसी समस्या के पीछे के जो वाजिब कारण है, जो कि आपके टेंटेटिव रीजंस हो सकते हैं, उनके बारे में विचार करना। तो ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अभी तक हमने जो भी जीन प्याजे का कंसेप्ट था उसको समझने की कोशिश की। अब मैं ब्रीफ डिस्कशन तो नहीं कहूंगा इसको, कि काफी डिटेल डिस्कशन हो चुका है। कुछ बातें मैंने अभी यहाँ पर चर्चा नहीं की आपसे, ठीक है। अननेसेसरी चर्चा करने पर क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो 100% तक यहाँ पर डिस्कस किया जा चुका है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, आंसर आप खुद देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज डज द चाइल्ड डेवलप द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। पियाजे के अनुसार संरक्षण की समझ बच्चे की किस चरण में विकसित होती है। ऑप्शंस आने से पहले ही आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए आपको, आप पहले ही उसको कर लीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में भी लिखिएगा। अगर नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको हेल्प करेंगे ये आगे भी परीक्षाओं में। आगे बढ़े, तो क्या लगता है आप लोगों को कि किस अवस्था में या किस चरण में ये संरक्षण की समझ विकसित होती है, बताइए, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन।
किस अवस्था में डेवलप होता है? बताओ। लिखिए कमेंट बॉक्स में आप लोग। देखिए कमेंट बॉक्स में जब आप आंसर देते हैं तो कोई आपको जज नहीं कर रहा है। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि भाई आप लोग को भी लगना चाहिए कि हम एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इस वीडियो का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का है, वो ये है कि किसी भी तरह से हमारे किसी भी साथी की, जो भी एस्पायरेंट है यूटेट की, उनकी हेल्प हो जाए, बस हो गया। वो हेल्प चाहे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तब हो रही है तो भी ठीक, नहीं लिख के भी हो रही है तो भी ठीक है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप करें ही करें करके। ठीक है, बट ये होता है कमेंट्स वगैरह आ रहे होते हैं, कुछ फीडबैक वगैरह आ रहे होते हैं, तो जो भी मेहनत कर रहा है कंटेंट बनाने में या फिर एक्सप्लेन करने में, थोड़ा सा उनको एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ चलो ठीक है, हमारा बनाया हुआ कुछ काम तो आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज तो बहुत सारा आपके पास यूट्यूब में कंटेंट पड़ा हुआ, आप कहीं से भी देख के कर सकते हैं। तो ये रहे इसके ऑप्शंस। सेंसरी मोटर यानी संवेदीगामक अवस्था, ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त सॉरी प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशन यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर फॉर्मल ऑपरेशन यानी कि औपचारिक। तो भाई देखो, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये तो आप लोगों को अभी अभी डिस्कस किया है हमने। संरक्षण की समझ कब नहीं होती है? तो प्री ऑपरेशन में नहीं होती। और कब होती है? तो कब विकसित होती है? तो कंक्रीट ऑपरेशनल में। पढ़े थे ना आप लोग, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या है, संरक्षणीय समझ का विकास हो जाता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर नहीं दे पाए हैं वो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लें, इसको थोड़ा समझ लें, और दोबारा से डिस्कशन अभी अभी हुआ है 5 मिनट पहले ही। और जो दे पाए हैं तो अच्छी बात है। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत टफ प्रश्न मैं लेके नहीं आया हूँ। ठीक है, धीरे धीरे हम टफ प्रश्न की तरफ चलेंगे। थोड़ा कठिन प्रश्नों की तरफ हम पहले आसान प्रश्न कर लेते हैं, फिर ही चलेंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज? आपको अभी अभी डिस्कशन में बताया गया है कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती हैं। ठीक है ना? तो आपने जो 4 ऑप्शन आएंगे उनमें से पहचानना है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में निम्न में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है, कौन सी नहीं मिलती? तो देखो, ईगोसेंट्रिज्म होता है, स्वकेंद्रित जो विचार है बच्चे का वो रहता है इस टाइम पे। जीववाद मैंने आपको बताया है कि जीववाद प्री ऑपरेशन स्टेज में होता है। तो लॉजिकल थिंकिंग तो आपने पढ़ा था, लॉजिकल थिंकिंग कब होती है आपकी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग लिखा है इसने, है ना, ये नहीं लिखा है लॉजिकल थिंकिंग फॉर कंक्रीट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मूर्त वस्तुओं के लिए लॉजिकल थिंकिंग कब होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। ठीक है, बहरहाल ये कुछ भी हो, ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं होता है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्री ऑपरेशन स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म होता है, एनिमिज्म होता है, सिंबॉलिक थिंकिंग होती है, बट लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। क्लियर है? प्रश्नों को जरूर लिखें। ठीक है, और प्रश्नों के उत्तर भी आप लोग लिखें। किसी कंसेप्ट को पढ़ने के बाद उससे संबंधित प्रश्न करना जरूरी होता है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। ताकि हम रिकॉल तो करें, रिवाइज तो करें कि हमारा कितना हमको आ रहा है। द एबिलिटी टू थिंक हाइपोथेटिकली एंड एब्स्ट्रैक्टली अपियर्स इन विच स्टेज? बताइए, काल्पनिक तरीके से या मूल तरीके से सोचने की क्षमता कब विकसित होती है? बिना ऑप्शन देखे ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। बिना ऑप्शन देखे ही आंसर लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, जो लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। और जो कॉपी में लिख रहे थे, कॉपी में दे लीजिए आंसर अपने लिए, अपने समझने के लिए। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक जरूर दें, आपसे निवेदन रहेगा। ताकि कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करना होगा कंटेंट में तो इम्प्रूवमेंट करके आपके सामने रखा जाएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो ठीक है, वो मोटिवेशन मिलता है। और अधिक से अधिक प्रयास किए जाएंगे कि डेली की डेली आपको कम से कम 2-2 वीडियोस दिए जाए, ताकि समय से आप लोग का जो तैयारी है उसमें हमारा भी कुछ योगदान रह सके। तो आंसर है हाइपोथेटिकल थिंकिंग। अभी अभी हमने जिक्र किया था इसका। हाइपोथेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहाँ पर होती है आपकी? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज।
द टर्म ऑब्जेक्ट परमानेंस इज रिलेटेड टू विच स्टेज? वस्तु स्थायित्व किस अवस्था से संबंधित है? बहुत सरल प्रश्न है। वैसे सारे ही प्रश्न सरल हैं यहाँ पर। अभी अभी तो जो आपने पढ़ा है उसके सिर्फ आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, ठीक है, जो आपकी रोट मेमोरी को भी प्रेजेंट करेंगे। बाकी थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस कल मैंने किए थे, तो जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखा है वो अ, अभी इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, उस लिंक को ओपन करके कल का जो वीडियो हमारा है जिसमें 5 प्रश्न क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड पूछे गए उनको देख लीजिए। वहां पर भी थोड़ा जीन प्याजे का ही डिस्कशन मैंने किया हुआ है, सारे प्रश्न उन्हीं के हैं। ठीक है, तो वस्तु स्थायित्व की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कहाँ होती है आपकी? अब इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं। तो वो कहाँ होती है? संवेदीगामक अवस्था में, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ठीक है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं इनको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रन लर्न बेस्ट। ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है आपका, या एप्लीकेशन बेस्ड कह सकते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं, कब सीखते हैं? तो ये ऑप्शन देख करके इसका आंसर आप बता पाएंगे। पहला है जब उनको दे आर रिवॉर्डेड रेगुलरली, उन्हें नियमित रूप से इनाम मिलते हैं। दे इमिटेट एडल्ट, वे वयस्कों की नकल करते हैं। दे एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, वे ज्ञान को सक्रिय रूप से बनाते हैं। या दे मेमोराइज कंसेप्ट, वे अवधारणा को रटते हैं। ठीक है, इस प्रश्न में थोड़ा समय लीजिएगा तभी इसका आंसर देना। आप लोग वीडियो को पॉज करके चाहे 2 मिनट लगाएं, 5 मिनट लगाएं, 10 मिनट लगाएं, प्रश्न को समझिए, ऑप्शंस को समझिए, फिर उत्तर दीजिए। ठीक है, पॉज कर लीजिएगा। तो अब जिनको ये समझ में आ गया है वो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दे। और चलिए बात करते हैं इस पर। देखिए, जीन पियाजे के बारे में कल ही के वीडियो में, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 5 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, उसमें बहुत सारा कंसेप्ट भी डिस्कस मैंने किया है। सिर्फ वो 5 प्रश्न नहीं है, 5 प्रश्नों के उत्तर तो आप समझिए कि 5 मिनट के वीडियो में पूरे हो जाते हैं। वो तो एक शॉर्ट में ही पूरा हो जाएगा, 1 मिनट में पूरा हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर प्रश्न को डिटेल में समझाना और उनके कंसेप्ट को डिस्कस करना, ये ऑब्जेक्टिव था कल के वीडियो का भी। तो आप देख लीजिएगा। तो वहां पर मैंने बताया था आपको कि जीन पियाजे ने कंसेप्ट दिया है, उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिज्म। ठीक है, आप पढ़ते होंगे, बीएड में पढ़ा भी होगा आपने, जो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, जो भी मतलब हमारे साथी लोग, तो उसे बोलते हैं क्या? रचनावाद हिंदी में। रचना, बहुत पूछा आता है आपसे परीक्षा में, रचनावाद क्या है? कंस्ट्रक्टिज्म। तो कंस्ट्रक्टिज्म का जो की कंसेप्ट है वो ये है कि अ चाइल्ड कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बाय देयर ओन। ठीक है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो तीसरा ऑप्शन है वो इस बात को पुख्ता कर रहा है कि एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ज्ञान को सक्रिय रूप से बनाते हैं या ज्ञान का सृजन सक्रिय रूप से करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को प्रदर्शित करता है। और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है वो जीन पियाजे द्वारा दी गई है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट सेशन में हम वाइगोस्की का जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही कुछ प्रश्न, हो सकता है 5 ही प्रश्न हो सकता है 10 प्रश्न हो, लेकर के मैं आऊँगा आपके साथ, आपके लिए। और बने रहिएगा। बाकी जहाँ पर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी फीडबैक है वो ज़रूर दीजिए, ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।